सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां देश की राजधानी के टॉप लीडर्स अचानक सलाखों के पीछे आ जाएं। आज हम इसी बेहद जटिल और बड़े मुद्दे की परतें खोलने वाले हैं। ये कोई आम घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली के ये टॉप नेता आखिर जेल में क्यों हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम बिना किसी पक्षपात के सीधे ईडी और सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए उन 10 ऑफिशियल दस्तावेजों और 8 चार्जशीट्स पर नजर डालेंगे। फैसला तो अदालत ही करेगी, हम यहां सिर्फ और सिर्फ कानूनी तथ्यों को समझेंगे। ओके, तो इस रोड मैप को जल्दी से देख लेते हैं। पहले हम हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों की बात करेंगे, फिर नई शराब नीति, दी साउथ ग्रुप कनेक्शन, अलेज्ड किकबैक का मैथ, गोवा मनी ट्रेल और एंड में इस कानूनी लड़ाई की करंट स्टेटस क्या है। नंबर 1, दी हाई प्रोफाइल अरेस्ट्स। यहां सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारियों की बात हो रही है। ये सब अचानक नहीं हुआ। ये पूरी कार्रवाई ईडी और सीबीआई के उन्हीं 10 दस्तावेजों पर आधारित है जिनका हमने अभी जिक्र किया था। इन चार्जशीट्स में आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ फैक्ट्स को बिल्कुल वैसे ही रख रहे हैं जैसे वो चार्जशीट्स में लिखे गए हैं, बिना किसी साइट को लिए। नंबर 2, द न्यू लिकर पॉलिसी। नवंबर 2021 की वो नई शराब नीति जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। देखिए, पुरानी नीति में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की दुकानें होती थीं। पीने की लीगल उम्र 25 साल थी और साल में 23 ड्राई डेज होते थे। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, मैसिव टैक्स लीकेज। इसे ठीक करने के लिए 2021 में नई नीति आई। इसे 100% प्राइवेट कर दिया गया, उम्र घटाकर 21 साल कर दी गई, ड्राई डेज महज 3 रह गए और कंज्यूमर्स को भारी डिस्काउंट्स मिलने लगे। इसका मूल लक्ष्य क्या था? सरकार का रेवेन्यू 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8,000 करोड़ रुपए तक ले जाना। लेकिन असली हैरानी इन आंकड़ों में छिपी है। 24.5 मिलियन लीटर्स। नई पॉलिसी आते ही शराब की खपत 13.2 मिलियन से बढ़कर लगभग दुगनी हो गई। अब लॉजिकली तो सरकार का फायदा होना चाहिए था ना, पर रेवेन्यू बढ़ने के बजाय अचानक गिरने लगा। इसी विरोधाभास के चलते सरकार को महज 8 महीने के अंदर ये नीति वापस लेनी पड़ी। नंबर 3, द साउथ ग्रुप कनेक्शन। ईडी का सीधा दावा है कि इसी ग्रुप ने मार्केट पर कब्जा जमाने के लिए नीति में हेरफेर की थी। अगर इस पूरे खेल को समझना है तो इन 3 प्रमुख गुटों को समझना पड़ेगा। ईडी का बड़ा आरोप यह है कि राजनेताओं को बिजनेसमैन से दूर रखने के लिए विजय नायर और दिनेश अरोरा जैसे मिडलमैन का एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया, और इस साउथ ग्रुप में के कविता, शरत रेड्डी और मगुंटा रेड्डी जैसे बड़े नाम शामिल थे। और इन सब के बीच केंद्र में है एक बहुत बड़ा आंकड़ा, 100 करोड़ रुपए। ईडी के मुताबिक आने वाले चुनावों में खर्च करने के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की किकबैक या फाइनेंशियल मदद मांगी गई थी। एक और दिलचस्प डिटेल जो ईडी की चार्जशीट में है वो है एक फेस टाइम कॉल। ईडी का दावा है कि सीएम केजरीवाल ने बिजनेसमैन समीर महेंद्रू से बात करते हुए अपने मीडिया इंचार्ज विजय नायर के लिए यही अल्फाज कहे थे, विजय इज माई बॉय एंड यू शुड ट्रस्ट हिम एंड कंटिन्यू टू वर्क विद हिम। नंबर 4, द अलेज्ड किकबैक मैथ। आखिर इस आरोपित घोटाले का आर्थिक पहलू क्या है? चलिए देखते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन बिना किसी ठोस कारण के 5% से बढ़ाकर 12% आखिर कैसे कर दिया गया? ईडी का दावा है कि ये 7% का अचानक उछाल एक ड्राफ्ट दस्तावेज में तब किया गया था जब उस पर कैबिनेट का कोई आधिकारिक अप्रूवल था ही नहीं। इस बढ़े हुए 12% मार्जिन का एलेज्ड बंटवारा समझना जरूरी है। इसमें से 6% हिस्सा होलसेलर के पास ही रहा, लेकिन ईडी का मानना है कि बाकी बचा हुआ 6% गुप्त रूप से वापस नेताओं की तरफ रिश्वत के तौर पर मोड़ दिया गया। सिर्फ यही नहीं, ईडी ने कुछ ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पेश किए हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं, जैसे कि ओबरॉय होटल में 36 पेज की पॉलिसी ड्राफ्ट की फोटोकॉपी करवाना, कैबिनेट अप्रूवल से पहले ही वो ड्राफ्ट साउथ ग्रुप के पास मिल जाना, और सबसे बड़ी बात, 36 आरोपियों द्वारा करीब 1.38 करोड़ रुपए की कीमत के 170 मोबाइल फोन्स का अचानक बदल जाना या नष्ट कर देना। नंबर 5, द गोवा मनी ट्रेल। अब ये आरोपित पैसा आखिर गया कहां? ईडी का कहना है कि ये दिल्ली और मुंबई से चलकर सीधे गोवा पहुंचा। इस हवाला ट्रांसफर को समझने के लिए एक शब्द समझना होगा, अंगाड़िया। देखिए, अंगाड़िया एक बहुत पुराना परंपरागत हवाला सिस्टम है।
इसका इस्तेमाल बिना किसी फॉर्मल बैंकिंग नेटवर्क के एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित रूप से कैश भेजने के लिए किया जाता है। इस मैकेनिज्म को समझे बिना आगे की कड़ियां नहीं जुड़ सकती। चलिए इसका सफर देखते हैं। जून 2021 में दिल्ली और मुंबई से शुरुआती कैश उठाया गया। ऑटम आते आते ये पैसा इसी अंगेडिया नेटवर्क के जरिए घूमने लगा। फिर 2022 की शुरुआत में ये गोवा में आर कांतिलाल अंगेडिया को रिसीव हुआ और आरोप है कि फरवरी 2022 में इसका इस्तेमाल बाहरी कैंपेन मैनेजर्स द्वारा पार्ट कैश पेमेंट्स के लिए किया गया। यहाँ ईडी ने एक बेहद सटीक आंकड़ा दिया है, 44.6 करोड़ रुपए। दावा यह है कि ठीक इतनी ही रकम अंगाडिया नेटवर्क के माध्यम से गोवा सफलतापूर्वक पहुंचाई गई थी ताकि चुनाव के इन खर्चों को कवर किया जा सके। ये कोई छोटी रकम बिल्कुल नहीं है। नंबर 6, द ऑनगोइंग लीगल बैटल। आखिर में देखते हैं कि इस कानूनी लड़ाई की वर्तमान स्थिति क्या है। दोनों पक्षों के अपने अपने आधार हैं। एक तरफ ईडी का मजबूत पक्ष है कि ये पॉलिसी बदलकर रिश्वत लेने का एक बेहद इनडायरेक्ट और सोफिस्टिकेटेड तरीका था। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का साफ बचाव ये है कि उनके किसी भी खाते में सीधे तौर पर 1 रुपया भी नहीं मिला है और ये पूरी कानूनी कार्रवाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हमने दोनों पक्ष सामने रख दिए हैं। अब आखिर में छोड़ जाते हैं एक बेहद अहम सवाल के साथ। इस अनप्रेसिडेंटेड कानूनी लड़ाई का दिल्ली के आने वाले शासन पर आखिर क्या असर पड़ेगा? जब तक अदालत अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाती, ये अनिश्चितता और ये सवाल ऐसे ही बरकरार रहेंगे। ये गुत्थी आखिर कहाँ सुलझेगी और राजधानी की राजनीति आगे क्या मोड़ लेगी, ये वक्त ही बताएगा।